अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का। आज हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जो सपोर्ट करता है हाई नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को दैट एंडेमिक टू दैट एरिया। एंडेमिक टू दैट एरिया का मतलब होता है कि वो वहीं की नेटिव होती हैं, वहीं की रहने वाली होती हैं, फाउंड नोवेयर एज इन वर्ल्ड, और वो और कहीं भी पाई नहीं जाती। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्पेसिफिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो वहीं की रहने वाली होती हैं और बाकी कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी और जगह पे वो प्रेजेंट नहीं होती। हम इस एरिया को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ये जो एरियाज़ होते हैं ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज़, इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि ज़ाहिर बात है कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती हैं। तो अगर उस एरिया के ऊपर कोई भी डिज़ास्टर आता है, उस एरिया के ऊपर कोई भी नेचुरल बेशक डिज़ास्टर आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो एरिया ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ की स्पीशीज़ अगर ख़त्म हो गई तो वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो कहीं भी और नहीं पाई जाती, सिर्फ नेटिव टू दैट एरिया है। एंडेमिक कह लें, इंडिजियस कह लें या नेटिव कह लें, एक ही वर्ड होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो उस एरिया से स्पेसिफिक होते हैं और वो दुनिया में कहीं और पाए नहीं जाते। कुछ फॉलोइंग हॉटस्पॉट एरिया हम देखते हैं कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज। ट्रॉपिकल एंडीज, मीज़ोअमेरिका, कैरेबियन, जो आप देखते हैं मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, वो वाला कैरेबियन, ब्राज़ील्स, अटलांटिक फॉरेस्ट, ये सारे क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। जो प्लांट की स्पीशीज़, एनिमल्स की स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं वो कहीं और नहीं पाई जाती। चीकू, डेरियन, वेस्टर्न इक्वेटर, ब्राज़ील्स, सिरेडो, सेंट्रल चाइल, कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, मेडागास्कर, फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया, केप फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन बेसिन। ये सारे ना आपने याद करने हैं। आपके एमसीक्यूज़ में किसी भी तरह से आपको दे सकते हैं कि फॉलोइंग में से हॉटस्पॉट एरिया कौन सा है, हॉटस्पॉट एरिया कौन सा नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो आपको एमसीक्यूज़ में दे सकते हैं। उसके बाद है क्योकेसस, वेलसी, फिलीपाइंस, टेंडो बर्मा, सेंट्रल चाइना, वेस्टर्न घाट्स, इसमें श्रीलंका आता है। इसमें आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से एरियाज आते हैं? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, तो आपको श्रीलंका पर टिक करना है। न्यू कैलेडोनिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे एरिया क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं कि जो प्लांट की स्पीशीज़, एनिमल्स की स्पीशीज़, जो डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है वो दुनिया में कहीं और प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का मतलब होता है कि डिफरेंट कन्वेंशन, ये डिफरेंट पॉलिसीज़, ये डिफरेंट एग्रीमेंट साइन करना, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी कंट्रीज़ उसको साइन करते हैं वो उसके लॉज पे, उसकी पॉलिसी पे चलते हैं। जैसे कि अगर किसी इन्वायरमेंट के ऊपर कोई कन्वेंशन साइन हो रहा है तो अब जो जो कंट्रीज़ को साइन कर रही है उस पर ये लागू होता है कि जो उसकी पॉलिसीज़, उसके लॉज हैं वो इम्प्लाई करे अपने कंट्री के अंदर। ठीक है, फर्स्ट कन्वेंशन कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। जेरियो लिखा हुआ है, जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील का कैपिटल है, जून 5 से जून 16 तक 1992 में। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको रियो समिट भी बोलते हैं। 150 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था। इसका पर्पज़ क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को हम क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करें। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी का हम सस्टेनेबल यूज़ करें। सस्टेनेबल यूज़ और यूज़ का क्या मतलब होता है? यूज़ तो हम कोई भी चीज़ पकड़ के कर लेते हैं कि जी हमारा इस्तेमाल किया है। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब होता है कि हम उसको इस तरह से यूज़ करें कि उसको हम ज़ाया ना करें, कम से कम यूज़ करें। अगर कहीं पे उसकी ज़रूर किए बगैर भी गुजारा चल रहा है तो गुजारा कर लें, उसको सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। रैशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी से शेयर्स मिल रहे हैं तो उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सब कंट्रीज़ के अंदर। सेकंड कन्वेंशन जोहान्सबर्ग में 2002 में हुई थी और उसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह आपको वो एब्रिवेशन दे के WSSD, तो कह सकते हैं इसका फुल क्या है, मतलब स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेकंड कन्वेंशन का नाम है।
इसका क्या था, इसका इशू क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट वाज इशू। इस कन्वेंशन के अंदर इशू कौन सा रेज़ किया गया था? बायोडाइवर्सिटी और जो सस्टेनेबल इकोसिस्टम है उसकी मैनेजमेंट का इशू रेज़ किया गया था इसके अंदर। सेकेंड कन्वेंशन थी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी इन रिलेशन टू फूड एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। थर्ड कन्वेंशन कौन सी थी? फूड के ऊपर और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर, कि बायोडाइवर्सिटी से हम ह्यूमनिटी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और कैसे उसके लिए फूड ले सकते हैं। ये फरवरी 2010 में हुई थी चेन्नई, इंडिया में। हेयर इज़ द फोर्थ कन्वेंशन। फोर्थ कन्वेंशन का क्या नाम था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है और बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फोर्थ वाली। ये 3 से 5 जून में 2010 में हुई थी। 3 to 5 जून 2010, डैल लेक, श्रीनगर, कश्मीर। ठीक है, ये जो कन्वेंशन है ये दाल लेक, श्रीनगर, कश्मीर के अंदर हेल्ड हुई थी 3 से 5 जून 2010 में। और इसका जो इशू था वो क्या था कि हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर काम करेंगे। जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज ने इसको साइन किया होगा, और जिस कंट्री ने भी इसको साइन किया था उस पर ये लागू होता है कि वो जो है ना इसके जो रूल्स को फॉलो करें। नेक्स्ट फिफ्थ कन्वेंशन। फिफ्थ कन्वेंशन में दो पॉलिसीज़ आ जाती हैं। एक आती है इंडियन बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस IBC एंड इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्सपोर्ट IBE। ये 27 से 31 दिसंबर केरला, इंडिया में ये ना हेल्ड हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने एक ये था कि हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम किया, इन्होंने दूसरा कि एक्सपोर्ट पे काम किया, बायोडाइवर्सिटी के एक्सपोर्ट के ऊपर इसका जितना वो काम था। ये कन्वेंशंस थी जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन था सारी की सारी। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रीटीज CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाना। CITES स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना। 1973 के अंदर ये हेल्ड हुई थी। ठीक है, 1973 यहाँ पे 1973। अच्छा जी, इसके अंदर जो इसका मेन पर्पस था ना वो ये था कि इस ट्रीटी के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड थी ना इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, वो बैन कर दी गई कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की या फिर प्लांट्स की, वो ट्रेड ना की जाए, उनकी तिजारत ना की जाए। एक कंट्री से दूसरी कंट्री उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना किया जाए और ना ही उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए एज अ गिफ्ट। आपको याद होगा शायद एक बार के ना सऊदी अरेबिया की किसी ना उसने वो कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी उसकी ईगल की, उसमें ना ईगल था वो इंडेंजर्ड था। ठीक है, इंडेंजर्ड ईगल्स जो है ना वो मोस्टली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। तो वो सऊदी अरेबिया के ना बादशाह ने गिफ्ट किया था आई थिंक मिस्र में, तो वो ये भी चीज़ बैन है। तो उनको सू किया गया था इस चीज़ पे ना, मतलब उनको फ़ाइन वगैरह चार्ज किया गया था, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये ट्रांसपोर्ट है। ट्रेड मतलब तिजारत करते हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं, और ट्रांसपोर्ट के वैसे ही हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एज अ गिफ्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ हम भी लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अंडर दैट ट्रीटी बैन थी 1973 में जो CITES कन्वेंशन आई थी। CBD के बारे में हम पहला लेक्चर था हमारा, बहुत इसके बारे में लेंथी पढ़ चुके हैं कि CBD के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। आज हम देखते हैं कि CBD जो कन्वेंशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्टैंड फॉर CBD। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलप करना नेशनल स्ट्रेटजीज़ को फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऐसी स्ट्रेटजी को डेवलप करना जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन सिग्नेचर हुई थी रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को, लेकिन ये इम्प्लाई हुई थी 29 दिसंबर 1993, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6-7 महीने बाद जो है ना इसको, मतलब साल बाद, 1.5 साल बाद ये ना इसको इन्फोर्स हुई थी, लागू हो गई थी। सिग्नेचर ये 5 जून 1992 में ही हो गई थी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारी कन्वेंशन है, इस इज़ रमसार कन्वेंशन का नाम रखा गया है ईरान के एक सिटी रमसार पे, क्योंकि ये वहाँ पे हेल्ड हुई थी तो उसी के पीछे इसका नाम रख दिया गया। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट। वाटरफाउल बोलते हैं, मुर्गाबियाँ नहीं होती, उन्हें वाटरफाउल बोलते हैं।
तो आपको देखेंगे कि वाटरफॉल बहुत कम नज़र आती हैं, डक्स वगैरह भी आपको उसके अंदर पॉन्ड्स के अंदर तैरती हुई बहुत कम नज़र आती हैं, क्योंकि हम उन वेटलैंड्स को ख़त्म कर रहे हैं। वेटलैंड जो छप्पड़ वगैरह नहीं होते हमें इर्द गिर्द नज़र आते हैं, इनको वेटलैंड्स बोलते हैं। इनको ज़ाया करके इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, लेकिन इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। अब आपको बहुत कम डक्स नज़र आती हैं, बहुत कम वाटरफॉल्स नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनका हैबिटेट ही ख़त्म कर दिया है। तो जो रामसर कन्वेंशन थी ये वेटलैंड्स के ऊपर ही थी कि हम वेटलैंड्स को बचाएं, ठीक है, उनको ख़त्म ना करें, ताकि हम क्या कर सकें, वाटरफॉल के हैबिटेट को बचा सकें। क्लियर? और ये कहाँ पे हुई थी? रामसार ईरान में 1 दिसंबर 1975 में। ये सारी ट्रीटीज़ जो हैं ये इनकी आपने डेट, इनके नाम, कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी, इनके इश्यूज़, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये आपने याद रखने, ये आपको MCQs में आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।